अगर तुम्हारी सोच तुम्हारी नहीं है, तो क्या तुम वाकई तुम हो? तुम अभी तक यही मानते आए हो कि तुम जो सोचते हो, वो सब तुम्हारा है। तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा रीजनिंग, तुम्हारी राय। पर क्या हो अगर मैं कहूं, तुम्हारा पूरा सोचने का सिस्टम तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है? जैसे कोई नकली आइडेंटिटी जो तुम पर चिपकी है, इतनी बारीकी से कि तुम उसे पहचान भी नहीं पाते। तुम सुबह उठते हो, फोन उठाते ही कंपैरिजन शुरू। सोचते हो, मैं पीछे रह गया हूं। दिन में कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है। तुम्हारे अंदर की आवाज कहती है, देखा, तू इंपॉर्टेंट नहीं है। रात होते होते तुम थक चुके होते हो, पर फिर भी खुद से नफरत करते हुए सोचते हो, मैं आज भी कुछ नहीं कर पाया। ये कौन सोचता है, तुम या तुम्हारा दिमाग, जो सालों से उसी घिसे पिटे सॉफ्टवेयर पर चल रहा है? अब तक तुम बस सरवाइव कर रहे थे। अब समझने का वक्त है। तुम्हें यही सिखाया गया, सफल होना है तो भागो, कमजोरी मत दिखाओ, फील मत करो, सोचो नहीं, बस एग्जीक्यूट करो। पर किसी ने यह नहीं बताया कि तुम्हारे अंदर जो सिस्टम है, वो अपने आप में टूटा हुआ है। तुम्हारा दिमाग एक लैब है, और तुम्हारी हर आदत, हर सोच, हर भावना बस एक बार बार दोहराया गया प्रयोग है। तुमने बस उसे रिपीट किया है, बिना समझे कि उसका सोर्स क्या है। तुम जो सोचते हो, वो तुम क्यों सोचते हो? जब तुम बार बार सोचते हो, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे सब भूल जाते हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो ये सोचें तथ्य नहीं है। ये केवल सिग्नल्स हैं जो दिमाग के कुछ पुराने सर्किट से निकलते हैं। कभी किसी रिजेक्शन ने, कभी किसी शेम ने, तो कभी किसी फेलियर ने तुम्हारे अंदर एक पैटर्न सेट कर दिया। अब वही पैटर्न तुम्हारे डिसीजंस लेता है, तुम्हारी पहचान को डिफाइन करता है। तुम सोचते हो, तुम सोच रहे हो, पर असल में तुम्हें सोचा जा रहा है। सोच अब विकल्प नहीं, कंट्रोल सिस्टम है। डार्क साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इंटरनलाइज मेंटल स्क्रिप्ट्स। ये वो स्क्रिप्ट्स होती है जो तुमने अपने एनवायरनमेंट से पिकअप की होती है। कभी एक टॉक्सिक पेरेंट से, कभी एक अब्यूसिव टीचर से, कभी सोशल रिजेक्शन से। तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल के लिए वो स्क्रिप्ट्स रिकॉर्ड करता है और फिर रिपीट करता है हर बार जब तुम ट्रिगर्ड होते हो। उदाहरण के लिए, किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारा ब्रेन बोलेगा, मैं महत्वहीन हूं। कोई दूसरा बेहतर परफॉर्म कर गया, मैं कभी इनफ नहीं रहूंगा। थोड़ी सी असफलता, मुझे छोड़ दिया जाएगा। ये विचार असली नहीं होते, ये कंडीशन्ड रिस्पॉन्सेस होते हैं। तुमने उन्हें एक्सेप्ट किया क्योंकि तुमने कभी सोचने का नया तरीका सीखा ही नहीं। अब सवाल उठता है, क्या तुम इस पैटर्न को तोड़ सकते हो? यह वही जगह है जहां से न्यूरोप्लास्टिसिटी की यात्रा शुरू होती है। पर इस बार ये केवल नॉलेज नहीं, एक मानसिक युद्ध है। इस वीडियो में तुम वो सब सीखोगे जो तुम्हें कभी किसी स्कूल, किसी थेरेपिस्ट या किसी इन्फ्लुएंसर ने नहीं बताया। दिमाग अपने ही खिलाफ कैसे काम करता है, पुरानी सोच और सर्किट्स कैसे हमें बांध कर रखते हैं। नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, कैसे हम अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं, और कैसे एक सोच को बार बार दोहराकर हम उसे आइडेंटिटी में बदल देते हैं। ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, ये तुम्हें मिरर दिखाएगा। अगर तुम में हिम्मत है तो आगे सुनो। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी ही बनाई हुई सोच पर शक करना होगा। तुम्हें पहचानना होगा कि कई सालों से जो तुम मानते आए हो, वो शायद झूठ था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने तुम्हें दोहराकर यकीन दिला दिया था। लेकिन एक बार तुम ये देख लोगे, तो तुम रुक नहीं पाओगे। निष्कर्ष, अब तक तुम जैसे सोचते थे, वैसे जीते थे। अब तुम वैसे सोचोगे जैसे तुम चाहो, और इस प्रक्रिया में तुम सिर्फ सोच नहीं बदलोगे, तुम खुद बदल जाओगे। चैप्टर 1, व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? तुम अपने दिमाग में फंसे हुए हो, और मजे की बात यह है, वो दरवाजा जिससे तुम बाहर निकल सकते हो, तुम्हारे ही अंदर बना हुआ है, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे। व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? सोच से परे की साइंस। हम इंसान जब किसी नई चीज को समझते हैं, तो अक्सर उसे किसी पुरानी जानकारी से जोड़ते हैं। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी सारी सोच छोड़नी होगी। तुम्हें वो चश्मा हटाना होगा जिससे तुम अब तक दिमाग को एक बंद सिस्टम की तरह देखते आए हो। ये कोई स्टैटिक मशीन नहीं है, यह एक लगातार बदलती हुई प्रणाली है जो हर अनुभव, हर भावना, हर सोच के साथ खुद को दोबारा बना लेती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मूल सिद्धांत क्या है?
चलो इसे सबसे सरल पर सबसे गहरे स्तर पर समझते हैं। तुम्हारे दिमाग में लगभग 46 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन किसी ना किसी सिग्नल को आगे बढ़ाता है, और हर बार जब एक न्यूरॉन किसी दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देता है तो उनके बीच एक कनेक्शन बनता है। अब सोचो, जब तुम बार बार वही सोच दोहराते हो, जैसे मुझसे नहीं होगा, तो वही दो न्यूरॉन बार बार फायर करते हैं। विज्ञान इसे कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। डोनाल्ड हेब। यानी जितनी बार तुम एक थॉट दोहराओगे, उतनी बार वो दो न्यूरॉन्स के बीच का रास्ता मजबूत होगा। धीरे धीरे ये रास्ता एक हाईवे बन जाता है, और फिर तुम्हारा ब्रेन उसी हाईवे पर डिफॉल्ट चलने लगता है। अब तुम सोचते नहीं हो, तुम रिएक्ट करते हो बिना सवाल किए। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ क्यों काम करता है? क्योंकि वो सुविधा चाहता है, इफिशिएंसी। ब्रेन एक लेजी ऑर्गन है, वो एनर्जी बचाना चाहता है, तो वो तुम्हें बार बार उसी रूट पर ले जाता है जो वो जानता है। चाहे वो रूट तुम्हें एंग्जाइटी दे, शेम दे, या फेलियर। तुमने कभी महसूस किया है किसी बुरे थॉट से बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों एक बार नेगेटिव स्पाइरल शुरू हो जाए तो तुम उससे बाहर नहीं आ पाते? क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने उस थॉट को प्रिफर्ड रूट बना दिया है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी आदत बन चुका है। प्लास्टिसिटी, यानी दिमाग मिट्टी की तरह है, पत्थर की तरह नहीं। न्यूरोप्लास्टिसिटी शब्द में ही छिपा है इसका सच। न्यूरो यानी न्यूरॉन, दिमाग की बेसिक इकाई। प्लास्टिसिटी यानी मोल्ड होने की क्षमता। लचीलापन यानी यह सोच कि जो हूं वही रहूंगा। यह एक भ्रम है। तुम्हारा दिमाग ऐसा नहीं है, वो हर दिन बदलता है। हर बार जब तुम कुछ नया सीखते हो, हर बार जब तुम किसी इमोशन को समझने की कोशिश करते हो, हर बार जब तुम कोई पुरानी आदत तोड़ते हो। एग्जाम्पल, एक सोच कैसे आइडेंटिटी बनती है। मान लो तुम्हें बचपन में कोई बार बार कहता रहा, तू तो कुछ नहीं कर सकता। अब ये एक आवाज नहीं थी, ये एक रिपीटेड सिग्नल था। हर बार वह इंसल्ट तुम्हारे न्यूरॉन्स में एक पैटर्न बनाता रहा। तुमने उसे सुनते सुनते, सोचते सोचते वो बात मान ली। अब जब भी तुम कोई नया काम शुरू करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उस सेम पुराने हाईवे पर चला जाता है। मैं फेल हो जाऊंगा। तुम्हें लगेगा कि ये तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में ये तुम्हारा कंडीशन्ड न्यूरल सर्किट है जिसने तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर लिया है। अब सवाल उठता है, क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ, पर इसके लिए तुम्हें वो करना होगा जिससे तुम्हारा दिमाग डरता है। नया रास्ता चुनना, नया विचार सोचना, नया काम शुरू करना, नए ढंग से रिस्पॉन्ड करना। ये सब एक डिस्कम्फर्ट लेकर आते हैं। लेकिन हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट को सहते हो और फिर भी नए तरीके से सोचते हो, तो तुम अपने दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे होते हो। धीरे धीरे वो नया रास्ता तुम्हारा नया डिफॉल्ट बन जाता है। साइंटिफिक प्रूफ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। वन मेडिटेशन स्टडीज, हार्वर्ड। 8 हफ्तों की माइंडफुलनेस मेडिटेशन से ब्रेन के इमोशनल रेगुलेशन हिस्सों में बदलाव देखा गया। 2 स्ट्रोक रिकवरी केसेस। एक व्यक्ति का दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया, लेकिन फिजियोथेरेपी के जरिए दूसरे हिस्से ने उस स्किल को टेक ओवर कर लिया। 3 लंदन टैक्सी ड्राइवर्स, यूसीएल स्टडी। जिन्होंने पूरे शहर के कॉम्प्लेक्स रास्ते सीखे, उनके हिपोकैम्पस का वॉल्यूम बढ़ गया। ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी की ताकत है। दिमाग खुद को नए अनुभव से ढाल लेता है। डार्क साइड, नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ध्यान दो, अगर दिमाग बदल सकता है तो वो गलत दिशा में भी बदल सकता है। अगर तुम रोज खुद को शेम करते हो, हेट करते हो, खुद को डाउट करते हो, तो वो भी पाथ मजबूत हो जाता है। फिर तुम चाहकर भी ऑप्टिमिज्म नहीं ला पाते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर नए विचार को रिजेक्ट कर देता है। नेगेटिव थॉट्स का एडिक्शन एक न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है, और इसी को कहते हैं डार्क न्यूरोप्लास्टिसिटी, रीवायरिंग। ये बदलाव कैसे लाए? अब कोर बात पर आते हैं। दिमाग को दोबारा ट्रेन कैसे करें? इसके लिए 3 स्टेप हैं। 1 अवेयरनेस, पहचानो कि कौन से थॉट सर्किट्स टॉक्सिक है। हर बार जब नेगेटिव पैटर्न ट्रिगर हो, उसे ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। 2 डिस्ट्रप्शन, जब पुरानी सोच आए उसे इंटरप्ट करो, नया इनपुट दो। जैसे, अरे मैं बेकार हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। 3 रेपिटेशन, हर नए पॉजिटिव सर्किट को बार बार दोहराओ। जैसे किसी खेत में रोज चलने से पाथ बनता है,
वैसे ही सोच का रास्ता बनता है। टूल्स जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्सेलरेट करते हैं। मेडिटेशन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत करता है, इमोशनल रिएक्टिविटी घटाता है। जर्नलिंग थॉट ट्रैकिंग प्लस न्यूरल क्लैरिटी। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस डोपामीन और सेरोटोनिन पाथवेज को एक्टिवेट करता है। एक्सरसाइज बीडीएनएफ ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर बढ़ाता है, जो न्यू कनेक्शंस बनाता है। स्लीप न्यूरल कंसोलिडेशन यही होती है। निष्कर्ष तुम अपनी सोच के निर्माता हो। अब तक तुम सोचते रहे कि तुम वही हो जो तुम्हारा दिमाग सोचता है, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा औजार है, मालिक नहीं। वो तुम्हारी कमांड सुनता है। अगर तुम उसे नए सिरे से ट्रेन करना शुरू करो, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक एब्सोल्यूट साइंटिफिक रियलिटी है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या तुम अपने दिमाग को फिर से बनाना चाहोगे या उसी पुराने सर्किट में कैद रहोगे जिसने तुम्हें हमेशा सीमित रखा है। चैप्टर 2 न्यूरल पाथवेज कैसे बनते हैं। कभी सोचा है कि कोई इंसान बार बार एक ही गलती क्यों करता है? क्यों हम जानते हुए भी वही टॉक्सिक रिलेशनशिप में लौट जाते हैं? क्यों कई लोग हर जीत के करीब जाकर खुद को बर्बाद कर देते हैं? क्यों कोई इंसान हर सुबह उठते ही खुद से नफरत करना शुरू कर देता है, जैसे उसके दिमाग में कोई अलार्म बजता है जो कहता है तू आज भी फेल करेगा। यह सिर्फ सोच नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल आर्किटेक्चर है। यहां जो चल रहा है वह कहीं ज्यादा गहरा है। यहां बात हो रही है न्यूरल पाथवेज की, दिमाग में बने उन अदृश्य रास्तों की जिन पर हमारी जिंदगी चलती है, चाहे हम जाने या न जाने। सोच का रास्ता सिर्फ विचार नहीं, यह एक नेटवर्क है। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन हैं। हर न्यूरॉन एक सेल है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अपने पड़ोसी न्यूरॉन तक भेजता है। लेकिन यह सिग्नल ऐसे ही नहीं चलता। जब कोई न्यूरॉन बार बार एक ही न्यूरॉन के साथ एक्टिवेट होता है, तो दोनों के बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। इसे ही कहा जाता है सिनेप्टिक कनेक्शन। और यही सिनेप्टिक कनेक्शंस जब बार बार एक्टिवेट होते हैं, तो वो एक न्यूरल पाथवे बनाते हैं। जैसे घास वाले मैदान में बार बार चलने से एक रास्ता बन जाता है, वैसे ही दिमाग में भी हर बार की गई सोच, भावना या प्रतिक्रिया एक रास्ता बना देती है। धीरे धीरे वो रास्ता पक्का हो जाता है। कैसे बनते हैं ये रास्ते? मान लो तुम हर सुबह उठते ही सोचते हो, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये सोच एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है जो कुछ न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। अगर तुम ये सोच लगातार हर दिन दोहराते हो, तो वो न्यूरॉन्स बार बार एक साथ फायर करते हैं। दिमाग समझता है कि शायद यही जरूरी है। वो इन न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन को और मजबूत कर देता है। अब थोड़े दिनों बाद तुम्हें ये सोचने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। वो थॉट अपने आप ट्रिगर होने लगता है। अब वो तुम्हारी हैबिचुअल थॉट बन चुकी है। तुमने एक पाथवे बना दिया है जिस पर दिमाग खुद ब खुद चलने लगता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी पसंद, तुम्हारे डर सब रास्तों से बने हैं। अब बात सिर्फ सोच की नहीं है। तुम जो डिसीजन लेते हो, जैसे बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करना, किसी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से बचना, सेल्फ सैबोटाज करना, खुद को इंफीरियर समझना, ये सब लर्न्ड रिस्पॉन्सेज हैं। तुम्हारा ब्रेन अब किसी नई सिचुएशन पर सोचता नहीं है, वो पुराने रास्ते पर ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। यही है ऑटोमेटिसिटी, दिमाग की वो अवस्था जहां सोच अब सक्रिय नहीं रही, बस सर्किट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। तुम सोचते हो मैं ऐसा ही हूं, लेकिन असल में तुम वो हो जो तुम्हारे न्यूरल पैटर्न्स ने बनाया है। ये रास्ते कैसे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं? जब कोई थॉट या रिस्पॉन्स इतनी बार दोहराया जाए कि वो तुम्हारी डिफॉल्ट मानसिक भाषा बन जाए, तो वो सिर्फ सोच नहीं रहती, वो तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब तुम नहीं कहते मुझे डर लगता है, तुम कहते हो मैं एंग्शियस हूं। अब तुम नहीं कहते मुझे असफलता का डर है, तुम कहते हो मैं फेलियर हूं। ये फर्क सटल है, लेकिन यही फर्क तुम्हारे अंदर का कंट्रोल छीन लेता है, क्योंकि अब तुम्हारी सोच आइडेंटिटी बेस्ड हो गई है। दिमाग के रास्ते अब बिहेवियर नहीं, वजूद बन चुके हैं। सोच का एडिक्शन, नेगेटिव न्यूरल लूप। अब तुम सोचते हो कि तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग उस सैडनेस को ही कंफर्ट जोन मानता है। ये पैराडॉक्स है। जो चीज तुम्हें तोड़ती है वो ही तुम्हारे दिमाग को सेफ लगती है, क्योंकि पेन फेमिलियर है, ग्रोथ अनफेमिलियर है।
तो जब भी तुम कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें वापस खींचता है उसी पुराने रास्ते पर जहां से तुम कभी शुरू हुए थे। इसे कहते हैं नेगेटिव न्यूरल रीइंफोर्समेंट। दुख अब इमोशो एन नहीं है, वो अब न्यूरोलॉजिकल रूटीन बन चुका है। तुम इसे क्यों रिपीट करते हो? क्योंकि दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है। हर नई सोच, हर नया निर्णय एनर्जी डिमांड करता है, लेकिन पुराने सर्किट्स इंस्टेंट रिवॉर्ड देते हैं। तुम फिर वही सोच दोहराते हो क्योंकि वो आसान है। कई बार दुखी होना भी एक कंफर्ट बन जाता है। कम से कम वहां तुम्हें कोई बदलाव नहीं करना पड़ता। तुम्हारा ब्रेन कहता है हम यही ठीक है, यही जाना पहचाना है, बदलने की जरूरत नहीं। यही न्यूरल लेजीनेस है। क्या ये रास्ते बदले जा सकते हैं? यहां से शुरू होती है असली क्रांति। क्योंकि न्यूरोसाइंस कहता है हाँ, न्यूरल पाथवेज बदले जा सकते हैं। दिमाग की प्लास्टिसिटी ही इसकी ताकत है। हर बार जब तुम किसी पुराने थॉट को टालते हो, हर बार जब तुम कोई नया रिस्पॉन्स चुनते हो, तुम एक नया रास्ता बनाते हो। वो शुरुआत में कमजोर होता है, जैसे घास में पहला पगडंडी, पर हर रेपिटेशन के साथ वो मजबूत होता जाता है। एक दिन वो इतना पक्का हो जाता है कि तुम्हारा दिमाग अब उसी पर चलना शुरू कर देता है। तुम अब पुराने डिफॉल्ट से मुक्त हो जाते हो। कैसे शुरू करें रिवायरिंग? इसका पहला नियम है अवेयरनेस। तुम्हें जानना होगा कि कौन सी सोच बार बार रिपीट हो रही है, वो कब शुरू होती है, कहां ट्रिगर होती है। दूसरा है इंटरप्ट द पैटर्न। जब पुराना थॉट आए तो उसके बीच में रुककर सवाल पूछो, क्या ये सच है या बस एक पुराना सिग्नल? तीसरा है नई सोच को बार बार चुनना। ये अनकंफर्टेबल होगा, दिमाग रेजिस्टेंस देगा, पर हर बार तुम नए रेस्पॉन्स को चुनते हो, तुम एक नया रास्ता बना रहे होते हो। निष्कर्ष, तुम्हारा दिमाग एक जंगल है। इसमें वो रास्ते हैं जो तुम्हारी बचपन की चीखों से बने। कुछ रास्ते शेम से, कुछ आदत से, कुछ सिर्फ डर से। लेकिन अब तुम इस जंगल में खोए हुए मुसाफिर नहीं हो। अब तुम्हारे हाथ में एक कुल्हाड़ी है जिससे तुम पुराने रास्तों को काट सकते हो और नए रास्ते बना सकते हो। ये आसान नहीं होगा। हर नया कदम थकाएगा, हर नया रास्ता शुरू में खोखला लगेगा। पर याद रखना, दिमाग वही बनता है जिसे तुम हर दिन चुनते हो। अब यह तय करना तुम्हारा काम है, तुम वही रास्ता चलोगे जो तुम्हें दर्द देता है, या वो रास्ता बनाओगे ये जो तुम्हें आजाद करता है। चैप्टर 3, हेबियन लर्निंग। जो साथ फायर करते हैं वो साथ वायर करते हैं। तुमने जो सोचा वो तुम बन गए। तुमने जिस पर यकीन किया वही तुम्हारी हकीकत बन गई। लेकिन उस सोच के पीछे क्या था? कौन सी अदृश्य डोरें थी जो तुम्हारी पहचान को खींच रही थी? तुमने किसी को पहली बार देखा और मन में एक धारणा बन गई। कभी किसी ने तुम्हें टोक दिया और तुम अंदर से टूट गए। एक शब्द, एक भाव, एक एहसास, और अचानक तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया। ये सब केवल भावनाएं नहीं थी, ये न्यूरोलॉजिकल घटनाएं थी। तुम्हारे दिमाग में सर्किट्स बनते, जुड़ते और मजबूत होते जा रहे थे। आज हम उस गहराई में उतरते हैं जहां से दिमाग की सोच गढ़ी जाती है, उस सिद्धांत में जिसे न्यूरोसाइंस की भाषा में कहा जाता है हेबियन लर्निंग। हेब का सिद्धांत क्या कहता है? 1949 में एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, डोनाल्ड हेब। उन्होंने एक ऐसा नियम दिया जिसने न्यूरोसाइंस की पूरी दिशा बदल दी। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी अगर दो न्यूरॉन्स बार बार एक साथ एक्टिवेट होते हैं तो वो आपस में स्थायी कनेक्शन बना लेते हैं। दिमाग इसे पैटर्न मानता है और अगली बार उसी स्थिति में वही दो न्यूरॉन्स फिर से खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। धीरे धीरे ये कनेक्शन इतना मजबूत हो जाता है कि तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता, तुम सीधे रिएक्ट करते हो। इसका मतलब क्या है? हर बार जब तुम कोई चीज सोचते हो, उसे महसूस करते हो या कोई निर्णय लेते हो, तो कुछ न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। अगर वो बार बार होते हैं तो वो मित्र न्यूरॉन बन जाते हैं। वो सिग्नल्स को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। अब सोच को दोहराना एक सोचने की क्रिया नहीं रह जाती, वो एक न्यूरोलॉजिकल शॉर्टकट बन जाती है। तुम्हारे अंदर अब सवाल नहीं बचता, बस एक रिस्पॉन्स रह जाता है। उदाहरण, एक रिजेक्शन और लाइफ लॉन्ग इनसिक्योरिटी। मान लो बचपन में तुम्हें स्कूल में किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तब न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड हुए। एक जो इमोशन से जुड़ा था, रिजेक्शन, एक जो सेल्फ इमेज से जुड़ा था, मैं अच्छा नहीं हूं, और एक जो डर से जुड़ा था,
लोग मुझे नहीं अपनाते। अब ये तीनों न्यूरॉन्स ने एक साथ फायर किया। तब तो तुम रोए और अगले दिन भूल गए। लेकिन जब वही भावना किसी और परिस्थिति में दोबारा उभरी, तुम्हारे अंदर वही तीन न्यूरॉन फिर से एक्टिवेट हो गए। धीरे धीरे ये रिजेक्शन आज आई एम नॉट इनफ का रास्ता बन गया। अब जब भी कोई तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई देर से करे या तुम्हें किसी ग्रुप में नजरअंदाज किया जाए, वही सर्किटरी एक्टिवेट हो जाती है। तुम लॉजिक से नहीं, ओल्ड वायरिंग से रिएक्ट करते हो। अब तुम्हारे पास चॉइस नहीं रहती। हेबियन लर्निंग एक साइलेंट आर्किटेक्ट है। वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आदतें बनाता है जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारा टेम्पर, तुम्हारा एंग्जाइटी, तुम्हारा सेल्फ डाउट, ये सब रिपीटेड फायरिंग से बने हैं। किसी ने तुमसे कहा था तू बहुत धीमा है, और वो इंसल्ट बार बार रिप्ले हुआ। हर बार इंसल्ट, हर बार शेम, हर बार गिल्ट तुम्हारे दिमाग में एक ही पाथ को फायर करता रहा। अब वो पाथ पक्का हो गया है। तुम अब वो इंसल्ट दोहराने वाले व्यक्ति की जरूरत नहीं रखते। तुम्हारा दिमाग अब खुद ही तुम्हें वही बात कह देता है। तुम वही बन गए जो बार बार सोचा। हैबियन लर्निंग ये नहीं समझता कि तुम क्या चाहते हो। वो सिर्फ एक नियम मानता है, जो बार बार हुआ वो जरूरी होगा। इसलिए जब तुम बार बार खुद को क्रिटिसाइज करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन उसी पाथ को ऑटोमेटिक बना देता है। तुम कहते हो मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस के लिए कोई वायरिंग नहीं बनी है। जो बना है वो है फियर, हेसिटेशन, डाउट, और अब वही डिफॉल्ट बन गया है। क्या ये प्रोसेस रोकी जा सकती है? नहीं, हेबियन लर्निंग को रोका नहीं जा सकता। लेकिन एक बात है, तुम इसका डायरेक्शन बदल सकते हो। यह प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, या तो तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे हकक में। हर बार जब तुम एक नया पॉजिटिव थॉट दोहराते हो, हर बार जब तुम खुद से कहो मैं बदल सकता हूं", तब तुम नए न्यूरॉन्स को साथ फायर कराते हो। शुरुआत में यह पाथ कमजोर होगा, पर जितना ज्यादा तुम उसे दोहराओगे, उतना ही वह वायर होगा। रेपिटेशन इज रिवायरिंग। तुम्हारे दिमाग में कोई डिलीट बटन नहीं है। तुम पुराने सर्किट्स को मिटा नहीं सकते, लेकिन उन्हें कमजोर कर सकते हो और नए सर्किट्स को मजबूत। रिपीटिशन ही रिवायरिंग है। इसलिए बार बार प्रैक्टिस, बार बार एफर्मेशंस, बार बार इंटेंशनल रिस्पॉन्सेस, ये सब न्यूरोलॉजिकल डिजाइन बदलते हैं। तुम किसी शब्द को बार बार दोहराओ तो दिमाग उसे जरूरी मान लेता है। इसलिए अगर तुम हर रोज खुद से कहो मैं काबिल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल सकता हूं, तो दिमाग उस शब्द को सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि इंटरनलाइज करता है। इमोशनल इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्गर वायरिंग। दिमाग हर सिग्नल को एक जैसा नहीं समझता। इमोशनली चार्ज्ड अनुभव, जैसे रिजेक्शन, ह्यूमिलिएशन, इंटेंस फियर, इनकी वायरिंग बहुत तेजी से बनती है। तभी तो एक ट्रॉमा एक ही बार में लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ देता है। वहीं खुशी, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए इंटेंशनल रिवायरिंग में इमोशनल एंगेजमेंट जरूरी है। तुम खाली अफर्मेशंस दोहराओगे तो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम इमोशन के साथ सोच बदलोगे, तो वायरिंग गहराई से होगी। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, हेबियन लर्निंग का पावर हाउस। तुम जब सोचते नहीं हो, बस बैठे हो, कहीं देख रहे हो, गुम हो, तब भी तुम्हारा दिमाग एक्टिव होता है। इस बैकग्राउंड थिंकिंग सिस्टम को कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन। यही वो जगह है जहां तुम्हारी पुरानी आदतें, विचार, मेमोरीज घूमती रहती है। हिबियन लर्निंग डीएमएन में सबसे तेज चलता है। यानी जब तुम आइडियल होते हो, तब भी दिमाग वही पुराने पाथवेज दोहराता रहता है। तभी तो बदलाव इतना कठिन लगता है। तुमने कॉन्शियसली कुछ सोचा नहीं, पर दिमाग ने खुद ही तुम्हारे खिलाफ काम शुरू कर दिया। समाधान, हेबियन को हथियार बनाओ। तुम इससे लड़ नहीं सकते, लेकिन तुम इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हो। हर रोज वो सोच चुनो जो तुम्हें नया सर्किट बना कर दे। हर बार जब तुम पुराने पैटर्न में फंसने लगो, पोज करो, रुको और नया पाथ एक्टिवेट करो। यह कठिन है, क्योंकि दिमाग पुराना सर्किट ज्यादा एफिशिएंट मानता है। पर हर बार जब तुम नया सोचते हो, तुम हेबियन को रिप्रोग्राम कर रहे होते हो। निष्कर्ष, तुम्हारा दिमाग एक जिंदा सिस्टम है। वो किसी ट्रूथ पर आधारित नहीं है, बल्कि उस पर आधारित है जिसे तुम दोहराते हो। अगर तुम बार बार डर को दोहराओगे, तो डर तुम्हारी प्रकृति बन जाएगा। अगर तुम बार बार आत्मविश्वास चुनोगे, तो दिमाग उसी को रियलिटी मानने लगेगा। तुम्हारा दिमाग स्कल्प्ट हो रहा है,
हर दिन, हर क्षण, हर सोच के साथ। अब तुम तय करो, क्या तुम पुरानी वायरिंग पर चलोगे या नए रास्ते खुद बनाओगे, ताकि एक दिन तुम्हारा ही ब्रेन तुमसे कहे, अरे मैं बदल गया हूं क्योंकि तुमने बदला है। चैप्टर 4, मेमोरी, इमोशन एंड ट्रॉमा। तुम्हें याद है ना वो दिन? ये सवाल जितना मासूम लगता है, उसका जवाब उतना ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कुछ यादें केवल यादें नहीं होती, वो जहर बन जाती है। धीमे धीमे घुलती है तुम्हारी सोच में, तुम्हारी आइडेंटिटी में, और फिर एक दिन तुम्हें खुद से अजनबी बना देती है। तुम सोचते हो तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, पर क्या तुम्हें पता है, कई बार तुम्हारे चॉइसेस तुम्हारी यादों के पुराने जख्मों से निर्देशित होते हैं। तुम्हारा पास्ट अभी भी तुम्हारे प्रेजेंट को कंट्रोल कर रहा है, और इसका कारण है मेमोरी, इमोशन और ट्रॉमा का तंत्र। याददाश्त केवल जानकारी नहीं है, वह एक संवेदनशील बम है। हम यही मानते हैं कि याददाश्त एक स्टोरेज सिस्टम है, जहां हमने घटनाएं, नाम, तारीखें रखी है। बट न्यूरोसाइंस कुछ और कहता है। याददाश्त फैक्ट्स नहीं, फीलिंग्स स्टोर करती है। तुम्हें उस दिन का हर शब्द याद नहीं होगा, लेकिन तुम आज भी उस रिजेक्शन की जलन को महसूस कर सकते हो। तुम भूल चुके हो क्या कहा गया था, लेकिन उस टोन, उस चुभन को आज भी तुम्हारा नर्वस सिस्टम पहचानता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई घटना गहरे इमोशन से जुड़ी होती है, तो वह दिमाग में एक स्थायी निशान छोड़ देती है। और यह निशान सिर्फ दिमाग में नहीं, तुम्हारे शरीर में भी छप जाता है। आमिगडाला, भावनात्मक घावों का केंद्र, तुम्हारे दिमाग में एक आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है। अमिगडाला, यही वह हिस्सा है जो हर इमोशन को प्रोसेस करता है, खासकर डर, गुस्सा, असुरक्षा, शर्म। जब कोई घटना होती है जिसमें तुम इमोशनली एक्टिवेट हो जाते हो, एमिगडाला उस मोमेंट को कैप्चर करता है। वो उसे केवल याद नहीं रखता, वो उसके साथ एक अलार्म सिस्टम भी जोड़ देता है। इसलिए जब भी कोई सिमिलर स्थिति आती है, अमिगडाला अलर्ट हो जाता है। तुम्हारे हाथ पसीजने लगते हैं, धड़कन तेज हो जाती है, तुम्हें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। असल में कुछ नहीं हो रहा, बस पुरानी याद ट्रिगर हो रही है। हिपोकैम्पस और फ्लैशबैक का खेल। दूसरा हिस्सा है हिपोकैम्पस। यह मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है, उसे समय, स्थान और लॉजिक से जोड़ता है। पर जब कोई ट्रॉमा होता है, हिपोकैम्पस ओवरलोड हो जाता है। वह उस मेमोरी को ठीक से आर्काइव नहीं कर पाता। वो इवेंट बिखरी हुई फ्रैगमेंट्स में रिकॉर्ड होती है, अनऑर्गेनाइज्ड, अनकंट्रोल्ड। तभी तो तुम कभी कभी किसी सिंपल स्मेल से, किसी आवाज से, किसी लाइट से ट्रिगर हो जाते हो, और बिना किसी चेतावनी के पुराना ट्रॉमा दोबारा जीने लगते हो। इसे कहते हैं फ्लैशबैक। ये इमेजिनेशन नहीं होता, ये न्यूरोलॉजिकल मैलफंक्शन है। इमोशनल मेमोरी, जहर भी, इलाज भी। इमोशनली चार्ज्ड मेमोरी को दिमाग सबसे पहले याद रखता है। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अगर एक बार कोई अनुभव तुम्हें एक्सट्रीम शेम, फियर या गिल्ट में डाल दे, तो दिमाग उसे प्रायोरिटाइज करता है। याद रखो, ताकि दोबारा ये ना हो। पर समस्या ये है कि दिमाग भेद नहीं कर पाता कि वो खतरा अब खत्म हो गया है। वो बार बार उसी घटना को रिप्ले करता है ताकि तुम्हें बचाए, पर हर रिप्ले तुम्हें और तोड़ देता है। आयरनी ये है, जिस याद को भूल जाना चाहिए, वही दिमाग बार बार सुनाता है। ट्रॉमा केवल अनुभव नहीं, वह एक स्थायी संरचना है। ट्रॉमा का मतलब केवल हिंसा या गंभीर घटना नहीं होता। कभी एक नजरअंदाज कर देना, कभी रिपीटेड क्रिटिसिज्म, कभी इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स, ये सब माइक्रो ट्रॉमा है। यह बार बार छोटे छोटे तरीके से तुम्हें बताते हैं तू पर्याप्त नहीं है, तेरी आवाज की कोई कीमत नहीं है, तेरी मौजूदगी रिलेवेंट है। यह छोटे घाव धीरे धीरे एक गहरे सर्किट में बदल जाते हैं। तुम्हारे न्यूरल पाथवेज उसी पैटर्न पर बनते हैं, फियर, शेम, विथड्रॉवल। और फिर जब भी कोई नया अनुभव सामने आता है, दिमाग वहीं लौटता है। बॉडी रिमेंबर्स व्हाट माइंड ट्राइज टू फॉरगेट। कई बार ट्रॉमा इतना गहरा होता है कि दिमाग उसे सप्रेस कर देता है ताकि तुम आगे बढ़ सको, पर बॉडी उसे नहीं भूलती। वह टेंशन में, घबराहट में, थकावट में उस घाव को बाहर लाती है। न्यूरोसाइंस इसे कहता है सोमैटिक मेमोरी। तुम्हें लगता है कि तुम तनाव में हो, पर असल में तुम्हारा नर्वस सिस्टम पुराने दर्द को चुपचाप रिप्ले कर रहा होता है। तुम नहीं जानते,
पर तुम्हारा शरीर जानता है ये सब तुम्हारे आज के डिसीजंस को कैसे बदलते हैं। अगर तुम्हारा दिमाग बार बार उस मेमोरी से ट्रिगर होता है जिसने तुम्हें एक बार तोड़ा था, तो तुम अनकॉन्शियसली उसी पैटर्न में डिसीजंस लेने लगते हो। तुम अच्छे लोगों से डरने लगते हो, तुम खुद को सबोटाज करते हो, तुम ग्रोथ को अवॉइड करते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहता है वहां पहले भी दर्द हुआ था, अब मत जा। यही है ट्रॉमा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग्स। तुम्हारा प्रेजेंट पास्ट की आवाज में ड्राउंड हो जाता है। इससे बाहर कैसे निकले? वन, अवेयरनेस। पहचानो कि कौन सी याद तुम्हारे प्रेजेंट को हाईजैक कर रही है। टू, नेम द इमोशन। जिस डर, गिल्ट, शेम को तुम अवॉइड करते हो उसे नाम दो। थ्री, डिसरप्ट द साइकिल। जब पुरानी याद ट्रिगर हो तो उसमें डूबने की बजाय पॉज लो। सवाल करो, क्या मैं अब भी वही हूं या ये सिर्फ पुराना इल्यूजन है? फोर, एम्बॉडीड प्रैक्टिसेस। मूवमेंट, ब्रेथ वर्क, योगा। बॉडी को उसकी भाषा में हील करना। पांच, मेमोरी रिप्रोसेसिंग टेक्निक्स जैसे EMDR, IFS। न्यूरल स्ट्रक्चर को बदलने के वैलिडेटेड मेथड्स। क्या यादें मिटाई जा सकती है? नहीं, लेकिन उन्हें फिर से लिखा जा सकता है। मेमोरीज री एडिट होती है हर बार जब हम उन्हें रिकॉल करते हैं। अगर उस रिकॉल के समय तुम नया पर्सपेक्टिव जोड़ सको तो दिमाग उसे नई भाषा में एनकोड करता है। इसे कहते हैं रिकंसोलिडेशन। तुम ट्रॉमा को नहीं मिटाते, तुम उसे नया मीनिंग देते हो। निष्कर्ष, यादों की जेल से आजादी। तुम अपने दिमाग के कैदी हो। अगर तुम नहीं जानते कि कौन सी मेमोरी तुम्हारे आज पर हावी है, लेकिन तुम उस जेल के दरवाजे खोल सकते हो। यादें तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम्हारा उनसे किया गया सामना तुम्हारी पहचान बनाता है। अब तक तुम्हारा दिमाग सिर्फ रिप्ले कर रहा था, अब वक्त है रीराइट करने का, ताकि जब अगली बार कोई कहे तुम्हें याद है ना वो दिन, तो तुम कह सको हाँ, मुझे याद है, पर अब वो मुझे डिफाइन नहीं करता। चैप्टर 6, नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब दिमाग तुम्हारे खिलाफ हो जाता है, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें तुम भूलना नहीं चाहते? कभी कभी हम खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं दर्द ही हमारी पहचान बन चुका होता है। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे विचार हैं, पर असल में ये नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तुम्हारा दिमाग जो कभी तुम्हारा औजार था, अब तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक तलवार जो दोनों तरफ से काटती है। अब तक हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक वरदान की तरह देखा। दिमाग बदल सकता है, तुम नए रास्ते बना सकते हो, पर कोई ये नहीं बताता कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक न्यूट्रल पावर है। वो सिर्फ एक नियम मानता है, जो बार बार दोहराया जाएगा वो पक्का होगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यानी अगर तुम रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो तो दिमाग खुश रहना सीखता है, और अगर तुम हर दिन अपने आप से कहो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो दिमाग वही पैटर्न वायर कर देता है। जब दर्द आदत बन जाता है, कई बार तुम दुखी नहीं होते क्योंकि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग दर्द के रास्तों को पक्का कर चुका है। हर बार जब तुम सेल्फ डाउट महसूस करते हो, हर बार जब तुम खुद को क्रिटिसाइज करते हो, हर बार जब तुम नेगेटिव इमेजिनेशन में खो जाते हो, तब तुम अपने दिमाग में वही न्यूरॉन्स फायर कर रहे होते हो। और हेबियन लर्निंग क्या कहता है? ये जो 7 फायर करते हैं वो 7 वायर करते हैं। अब वो पाथवे तुम्हारा नया डिफॉल्ट बन जाता है। शेम, गिल्ट और फियर, 3 स्थायी नक्शे, 3 इमोशन ऐसे हैं जो नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी को सबसे ज्यादा फीड करते हैं। 1, शेम, शर्म, मैं अच्छा नहीं हूं। 2, गिल्ट, अपराध बोध, अब मैंने कुछ गलत किया है। 3, फियर, डर, कुछ बुरा होने वाला है। अगर ये तीनों बार बार एक्टिवेट हो तो दिमाग यही मान लेता है कि यह सोच जरूरी है, इसे पक्का किया जाए। अब शेम सिर्फ इमोशन नहीं रही, वह न्यूरोलॉजिकल लूप बन चुकी है। सेल्फ सैबोटाज, जब दिमाग तुम्हारा दुश्मन बनता है। तुमने कभी सोचा है तुम चीजें बिगाड़ क्यों देते हो जब सब ठीक चल रहा होता है? तुम क्यों अपने गोल के करीब पहुंचते ही आलसी हो जाते हो? तुम क्यों उस रिश्ते से भागते हो जिसमें सच्चा प्यार है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग के सर्किट्स अचीवमेंट या सेफ्टी को असुरक्षा से जोड़ चुके हैं। तुमने सीखा है सक्सेस के बाद रिजेक्शन आता है, या अगर मैं वल्नरेबल हुआ तो मुझे चोट लगेगी। अब तुम कॉन्शियसली तो आगे बढ़ना चाहते हो, पर तुम्हारा दिमाग पुरानी पैटर्न्स के हिसाब से तुम्हें पीछे खींचता है।
ये सेल्फ सैबोटाज है और ये प्योर न्यूरोलॉजिकल है। एडिक्शन टू नेगेटिव थॉट्स। जब तुम दुख में कंफर्ट ढूंढते हो, नेगेटिव थॉट्स एक न्यूरोलॉजिकल एडिक्शन बन सकते हैं। हर बार जब तुम किसी बात से दुखी होते हो, तो दिमाग कॉर्टिसोल रिलीज करता है, पर धीरे धीरे दिमाग उसी इमोशन का आदी हो जाता है। अब जब सब कुछ ठीक हो, तो भी तुम्हारा सबकॉन्शियस कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता है नेगेटिव फील करने की। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम पीस को अजनबी मानने लगा है। तुम्हारा ब्रेन कहता है, ये सन्नाटा अजीब है, चलो थोड़ा दुख रिकॉल करते हैं। अब पेन तुम्हारा डिफॉल्ट बन चुका है। कैसे बनती है ये नेगेटिव वायरिंग? एंड रिपीटिशन। हर बार नेगेटिव सोच को दोहराना, चाहे वो सोच मैं बेकार हूं हो या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। द टू इमोशन प्लस थॉट मेमोरी। दिमाग याद उन्हीं चीजों को रखता है जो इमोशन से जुड़ी होती है। नेगेटिव इमोशंस ज्यादा तीव्र होते हैं, इसलिए वो जल्दी याद रहते हैं। 3. एनवायरनमेंट ट्रिगर्स। एक आवाज, एक चेहरा, एक सिचुएशन जो पुराने मेमोरी सर्किट को एक्टिवेट कर देती है, चाहे आप चाहे या नहीं। 4. लैक ऑफ काउंटर पैटर्न्स। अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता, तो दिमाग के पास ऑल्टरनेटिव सर्किट्स नहीं बनते। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। दुख की गुफा। तुम जब अकेले बैठे हो, सोच नहीं रहे, बस चुपचाप हो, तुम्हारा दिमाग फिर भी एक्टिव होता है। इसे कहा जाता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन। डीएमएन वही सर्किट्स एक्टिवेट करता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट यूज्ड होते हैं। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट सर्किट्स नेगेटिव हैं, तो यही नेटवर्क हर बार सैडनेस, गिल्ट, शेम की दिशा में चलेगा। यानी तुम्हारा डिफॉल्ट दुख है। नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी को कैसे पलटे? वन पैटर्न इंटरप्ट। हर बार जब तुम खुद को नेगेटिव थॉट में पाओ, तो उससे बाहर निकलो, सांसों पर ध्यान दो, एनवायरनमेंट बदलो। 2. कॉन्शियस रेपिटेशन ऑफ पॉजिटिव इनपुट्स। मैं बदल सकता हूं, मैं सुरक्षित हूं, ऐ मुझे ग्रोथ का हक है। बार बार उसी इमोशन के साथ। 3. न्यूरो फीडबैक और माइंडफुलनेस। दिमाग को ऑब्जर्व करना सीखो। माइंडफुलनेस आपके पुराने सर्किट्स को वीकन करता है। 4. अवॉइड ओवर स्टिमुलेटिंग नेगेटिविटी, जैसे डूम स्क्रॉलिंग, टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस। जो बार बार कंज्यूम करोगे, वही सर्किट बनेगा। तुम्हें अपनी वायरिंग दोबारा बनानी होगी, धीरे धीरे, लेकिन लगातार। ये कोई एक रात का काम नहीं है। तुम्हारे दिमाग ने सालों में ये पैटर्न्स बनाए हैं, अब उन्हें अनलर्न करना पड़ेगा। हर बार जब तुम खुद को दोष देने से रोकते हो, हर बार जब तुम भविष्य से डरने के बजाय वर्तमान में सांस लेते हो, तुम नए न्यूरॉन्स को साथ फायर कर रहे होते हो। और जैसे हेबियन कहता है, जो साथ फायर करते हैं वो साथ वायर करते हैं। निष्कर्ष, दिमाग एक खेत है, तुम किसान हो। इस खेत में क्या उगेगा, वीड या फल, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम क्या बोते हो। अगर तुम डर, शेम, डाउट बोओगे, तो वही पनपेगा। लेकिन अगर तुम हिम्मत, अवेयरनेस और रेपिटेशन से नई सोच बोओगे, तो वही दिमाग जो तुम्हारा दुश्मन था, अब तुम्हारा हथियार बन जाएगा। चैप्टर 6, सर्किट ब्रेकर। पुराने पैटर्न्स को मिटाने की रणनीति। और तुम जो सोचते हो वही बनते हो। पर क्या होगा अगर तुम्हारी सोच तुम्हारे खिलाफ हो? क्या होगा अगर वो विचार जो तुम्हें हर सुबह जगाते हैं, हर रात रुलाते हैं, असल में तुम्हारे नहीं, बल्कि किसी पुराने सर्किट के प्रोग्राम्ड सिग्नल्स हो? तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो, पर शायद तुम बस रिपीट कर रहे हो। आज का अध्याय उसी रहस्य को तोड़ने के लिए है, सर्किट ब्रेकर, ताकि तुम्हारा दिमाग फिर से तुम्हारा बने। पुराने सर्किट कैसे काम करते हैं? जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है, तो दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बनता है। हर रेपिटेशन उस पाथ को और स्मूथ करता है, जैसे किसी जंगल में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है। धीरे धीरे वह पाथ इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि तुम कॉन्शियसली कुछ सोचने की बजाय बस उसी पाथ पर फिसलने लगते हो। उदाहरण, किसी ने तुम्हारी आलोचना की, शेम फील हुआ, इंटरनल थॉट, मैं अच्छा नहीं हूं। अगर ये लूप बार बार हुआ, तो वह सर्किट परमानेंट हो गया। अब आलोचना की जरूरत भी नहीं, तुम खुद ही खुद को कॉरेज करने लगे। क्या सर्किट्स को तोड़ा जा सकता है? यस, लेकिन इरेज नहीं किया जा सकता। दिमाग पुराने सर्किट्स को नहीं मिटाता, वो बस नए सर्किट्स को प्रेफरेंस देता है। यानी तुम्हें अनलर्न नहीं करना,
ओवर लर्न करना है। नया सर्किट इतना स्ट्रांग बनाओ कि दिमाग पुराने को यूज करना बंद कर दे। इसे न्यूरो साइंस में कहते हैं कंपैरेटिव प्लास्टिसिटी, जहां नया पैटर्न पुराने से बेहतर परफॉर्म करता है। सर्किट ब्रेक करने का स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, ट्रिगर पहचानो, पैटर्न डिटेक्शन। हर नेगेटिव सर्किट एक ट्रिगर से शुरू होता है। कोई शब्द, कोई टोन, कोई सोशल सिचुएशन या कभी सिर्फ एक थॉट। ऑब्जर्व करो, नोट करो, ट्रिगर को पहचानो ताकि उसे डिसरप्ट किया जा सके। जर्नलिंग सबसे कारगर तरीका है। हर बार ट्रिगर के बाद लिखो, क्या हुआ, तुमने क्या सोचा, कैसा फील किया। स्टेप 2, सर्किट एक्टिवेशन को पॉज करो। ट्रिगर के बाद पुराना सर्किट अपने आप एक्टिवेट होता है। यहां तुम्हारा पहला काम है पॉज। एक एक लंबी गहरी सांस लो। 2, अपने शरीर को महसूस करो, टेंशन कहां है। 3, अपने आप से पूछो, क्या यह रिस्पॉन्स अभी भी वैलिड है। ये पॉज नया सर्किट बनाने की जगह देता है। स्टेप 3, सर्किट को रिप्लेस करो, इंटेंशनल रिस्पॉन्स। अब तुम्हें पुराने रिस्पॉन्स की जगह एक नया विकल्प चुनना है। उदाहरण, पुराना पैटर्न, मैं गलती करता हूं। शास, मैं बेकार हूं। नया पैटर्न, गलती सीखने का अवसर। हर बार जब ट्रिगर आए तुम वही नया वाक्य सोचो। शुरुआत में ये नकली लगेगा, पर रिपीटेशन इसे वायर बना देगा। स्टेप 4, विजुअलाइज नया सर्किट, मेंटल रिहर्सल। दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर तुम रोज विजुअलाइजेशन में वही नया पैटर्न दोहराते हो तो दिमाग उस पर भरोसा करने लगता है। उदाहरण, इमेजिन करो कि तुम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम रह रहे हो। इमेजिन करो कि तुम किसी को नो कह रहे हो, गिल्ट के बिना। इमेजिन करो कि तुम रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हो डिग्निटी से। रिपीट इट डेली, 5 to 10 मिनट्स। स्टेप 5, इमोशन जोड़ो, सर्किट को रियल बनाओ। ड्राई अफर्मेशंस काम नहीं करते। इमोशन के बिना कोई सर्किट स्टेबल नहीं होता। इसलिए हर नए थॉट के साथ इमोशन जोड़ो, कॉन्फिडेंस, करेज, होप। जब तुम कहो मैं बदल सकता हूं तो उसे महसूस भी करो। इमोशन और न्यूरल ग्लूव जो सर्किट को परमानेंट बनाता है। स्टेप 6, एनवायरनमेंट रिवायर करो। दिमाग उन्हीं क्यूज से काम करता है जो उसे रोज मिलती है। अगर तुम हर दिन टॉक्सिक मीडिया, नकारात्मक बातचीत और ओवरथिंकिंग ट्रिगर्स में डूबे हो तो नया सर्किट टिकेगा नहीं। इसलिए अपना इंफॉर्मेशन डाइट बदलो, उन लोगों के साथ कनेक्ट करो जो सपोर्ट करें। छोटे सेफ स्पेसेस बनाओ जहां तुम नया सोच प्रैक्टिस कर सको। स्टेप 7, मूवमेंट प्लस माइंडफुलनेस, सर्किट को बॉडी में उतारो। न्यूरल पैटर्न सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर में भी स्टोर होते हैं। अगर तुम टेंशन में फ्रीज हो जाते हो तो मूवमेंट उसे रिलीज करता है। यूज वॉकिंग, मेडिटेशंस, ब्रेथ वर्क, योगा या डांस, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। माइंड प्लस बॉडी साथ मिलकर नए सर्किट को गहराई से इम्प्लांट करते हैं। सर्किट ब्रेक करना क्यों इतना मुश्किल है? 1, इफिशिएंसी बायस। दिमाग वही पाथ चुनता है जो आसान है। पुराने सर्किट्स तेज होते हैं। 2, आइडेंटिटी क्लिंगिंग। कई बार हम अपनी आइडेंटिटी को उसी दर्द से जोड़ लेते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। 3, लैक ऑफ इमीडिएट रिवॉर्ड। नया सोच रिवॉर्ड नहीं देता जल्दी, इसलिए दिमाग उसे डिस्कार्ड कर देता है। पर जो व्यक्ति कंसिस्टेंसी रखता है वो धीरे धीरे दिमाग की रिवायरिंग करता है। न्यूरो साइंस फैक्ट, 21 दिन वर्सेस 90 दिन। रिसर्च कहती है 21 दिन में नया सर्किट बनता है, लेकिन वो फ्रैजाइल होता है। 90 दिन तक डेली रेपिटेशन उसे स्टेबलाइज करता है। सर्किट ब्रेकर बनने के लिए 21 दिन की कमिटमेंट और 90 दिन की लॉयल्टी चाहिए। अनलर्निंग, रेजिस्टेंस प्लस अवेयरनेस प्लस रिपीटिशन। तुम अपने पास्ट के प्रिजनर नहीं हो। सर्किट ब्रेकर बनने का मतलब है तुम हर बार अपने ट्रॉमा, कंडीशनिंग और पुराने बिलीफ को एक नए निर्णय से चैलेंज करो। तुम खुद को एक नई कहानी दो, बार बार, बिना थके, ताकि दिमाग माने अब यह नया पाथ जरूरी है। निष्कर्ष, रीसेट का अधिकार तुम्हारे पास है। तुम वो सोच नहीं हो जो तुम्हें सिखाई गई थी। तुम वो डर नहीं हो जो तुम्हारे दिमाग ने बचपन में सीखा। तुम अपने न्यूरल सर्किट्स को बदल सकते हो, धीरे धीरे, दिन ब दिन। अब वक्त है पॉज लेने का। हर बार जब पुराना पैटर्न एक्टिवेट हो तुम बस एक नई डायरेक्शन चुनो।
शुरू में ये अननेचुरल लगेगा, लेकिन एक दिन तुम खुद ही कहोगे, अब मैं वैसा नहीं सोचता जैसे पहले सोचता था। चैप्टर 7, सर्किट क्रिएटर, नई सोच को कैसे मजबूत करें। तुम्हारे अंदर कुछ टूट गया था, लेकिन शायद उसी टूटे हुए हिस्से से अब कुछ नया उग सकता है। अब तक तुमने जाना कैसे तुम्हारा दिमाग पुराने घावों की पगडंडियों पर हर बार तुम्हें उसी गड्ढे तक ले जाता है। तुमने सीखा कैसे वो सर्किट्स बने और कैसे उन्हें तोड़ा जाए। पर अब वक्त है बनाने का, अब वक्त है सर्किट क्रिएटर बनने का, क्योंकि तोड़ने से ज्यादा हिम्मत लगती है कुछ नया खड़ा करने में। न्यूरोप्लास्टिसिटी का दूसरा चेहरा, क्रिएशन। जब तुम किसी नए विचार को दोहराते हो, कोई नई इमोशन महसूस करते हो या कोई नई आदत अपनाते हो, तब तुम्हारा दिमाग नए सर्किट्स बनाता है। हर नया पैटर्न एक नया भविष्य बनाता है, लेकिन केवल तब जब रिपीटिशन प्लस इंटेंशन प्लस इमोशन एक साथ जुड़े हो। स्टेप 1, क्लैरिटी। किस सर्किट को बनाना है? सर्किट कोई वेग आइडिया पर नहीं बनता। तुम्हें साफ पता होना चाहिए कि तुम क्या सोचना चाहते हो, कैसा महसूस करना चाहते हो और किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हो। उदाहरण, मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं। वेग, मस्य अत्यश्चन्य फॉस्टी। मैं हर दिन डिसीजन लेते वक्त काल्म और डिसाइसिव रहना चाहता हूं। क्लियर, सर्किट क्रिएशन क्लैरिटी से शुरू होता है। अनक्लियर सोच अनक्लियर वायरिंग बनाती है। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन, सर्किट की ब्लूप्रिंटिंग। विजुअलाइजेशन केवल कल्पना नहीं, यह न्यूरोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। जब तुम खुद को किसी सिचुएशन में सफल, सुरक्षित और सक्षम विजुअलाइज करते हो, तो दिमाग उस अनुभव को वास्तविक मानता है। एमआरआई स्टडीज दिखाते हैं कि जो ब्रेन रीजन्स रियल एक्सपीरियंस में एक्टिवेट होते हैं, वही विजुअलाइजेशन में भी फायर करते हैं। यानी हर बार विजुअलाइजेशन नया सर्किट का रिहर्सल होता है। एक्सरसाइज, आंखें बंद करो, रोज 5 मिनट विजुअलाइज करो एक स्पेसिफिक सिचुएशन जिसमें तुम नए सर्किट का व्यवहार कर रहे हो। ईसीजी, कामली रिस्पॉन्ड करना, डर के बावजूद बोलना। स्टेप 3, एफर्मेशन, शब्द जो सर्किट बनाते हैं। हर शब्द जो तुम खुद से कहते हो वो एक सजेशन है। बार बार बोले गए शब्द न्यूरल सर्किट्स को स्टेबलाइज करते हैं, लेकिन ये तभी काम करते हैं जब उन शब्दों के साथ इमोशन और बॉडी अलाइनमेंट हो। सिर्फ कहना मैं सक्षम हूं बेकार है अगर शरीर पॉस्चर में डर है और मन में भरोसा नहीं। इफेक्टिव अफर्मेशन, शब्द प्लस भावना प्लस शरीर का संरेखण। उदाहरण, मैं हर परिस्थिति में अपना ग्राउंड पकड़ सकता हूं। कहते समय पॉस्चर अपराइट रखो, चेस्ट ओपन, सांस स्टेडी। स्टेप 4, रिपीटिशन, सर्किट को डीप करना। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ प्लास्टिसिटी। न्यूरॉन्स तभी साथ वायर करते हैं जब फायरिंग लगातार होती है। कोई भी नया सर्किट 21 दिनों तक रोज रिपीटिशन से बनता है और 90 दिन तक रोज रिपीटिशन से स्टेबल होता है। डेली प्रैक्टिसेस, मॉर्निंग एफर्मेशन, 5 मिनट विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग ऑफ न्यू सेल्फ बिहेवियर, नाइट टाइम रिफ्लेक्शन। क्या आज मैंने नया पैटर्न चुना? स्टेप 5, हैबिट लूप, सर्किट का फिजिकल एंकर। हैबिट लूप 3 हिस्सों से बनता है। 1, क्यू, संकेत, ट्रिगर। 2, रूटीन, आदत, नया बिहेवियर। 3, रिवॉर्ड, इनाम, इमोशन। तुम अगर नए न्यूरल सर्किट को एक हैबिट से बांध दो, तो वह केवल दिमाग में नहीं, शरीर में भी बैठ जाता है। उदाहरण, क्यू, सुबह उठते ही पानी पीना। रूटीन, आज मैं अवेयर रहूंगा बोलना। रिवॉर्ड, आंखें बंद कर 1 मिनट डीप ब्रीदिंग करना। हर दिन वही क्यू रिपीट रिवॉर्ड लूप तुम्हारे नए सर्किट को मजबूत करेगा। स्टेप 6, डोपामीन, सर्किट को फ्यूल देना। डोपामीन सिर्फ प्लेजर केमिकल नहीं, वह मोटिवेशन और हैबिट फॉर्मेशन का आधार है। हर बार जब तुम नए बिहेवियर के बाद अपने आप को इंटरनली रिवॉर्ड करते हो, मैंने आज अवॉइड नहीं किया, मैंने सच बोला, मैंने काम डिसीजन लिया, तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये रिवॉर्ड फीलिंग उस बिहेवियर को इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल टैग दे देती है। इसलिए रिवॉर्ड करना मत भूलो हर छोटे स्टेप के बाद। स्टेप 7, एम्बॉडीड इंटीग्रेशन, सर्किट को केवल दिमाग में नहीं, शरीर में भी उतारो। तुम्हारा नर्वस सिस्टम हर बदलाव को मूवमेंट और स्टिलनेस के जरिए इंटरनलाइज करता है। तुम्हारा पॉस्चर, ब्रेथ और जेस्चर्स,
तय करते हैं कि नया सर्किट सिर्फ कॉन्सेप्ट रहेगा या आइडेंटिटी बन जाएगा। प्रैक्टिसेस, पावर पोस्चर्स, 2 मिनट रोज, वॉकिंग एफर्मेशंस, चलते हुए बोलना, स्लो मूवमेंट विद अवेयरनेस, tai chi, yoga, stretching, motion changes emotion, embodiment locks the circuit। तुम्हारा पुराना सर्किट कब लड़ाई करेगा? हर बार जब तुम नया सोच चुनोगे, पुराना पैटर्न एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वो फास्ट, एफिशिएंट और फेमिलियर है। तुम्हें लगेगा ये नकली है, मैं ऐसा नहीं हूं, ये एक्टिंग लग रही है। पर याद रखो, पुराना सर्किट आइडेंटिटी से बना था, नया सर्किट चॉइस से बन रहा है। आइडेंटिटी को बदला नहीं जाता, रोज चुना जाता है। न्यूरोसाइंस कहता है सर्किट तभी मजबूत होता है जब तुम उसे एडवर्सिटी में चुनते हो। जब सब आसान हो तब नया पैटर्न फॉलो करना सरल है, पर जब हालात कठिन हो, ट्रिगर सामने हो, इमोशंस अनकंट्रोलेबल लगे और फिर भी तुम पॉज लेकर नया सोच चुनते हो, तब तुम सर्किट को फायर नहीं, फॉर्ज कर रहे होते हो। फायर वायर्स द सर्किट, स्ट्रगल सीमेंट्स इट। सर्किट क्रिएशन का टाइम फ्रेम: पहले 7 दिन ऑकवर्डनेस, 21 दिन फेमिलियरिटी, 45 दिन रिफ्लेक्स, 90 दिन आइडेंटिटी। सर्किट क्रिएटर वो है जो डिस्कंफर्ट से डरता नहीं, उसे रॉ मटेरियल बनाता है। निष्कर्ष: अब तुम निर्माता हो, विक्टिम नहीं। तुम्हारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, जो आकार तुम उसे रोज दोगे वो वैसा बन जाएगा। अब तुम अपने हर विचार, हर भावना और हर आदत से एक नया सर्किट बना रहे हो, एक नया तुम। शायद यह आसान नहीं होगा, शायद तुम गिरोगे, पर हर बार जब तुम उठकर फिर से नया सोच चुनोगे, दिमाग मानेगा अब यही मेरी नई डिफॉल्ट है। अब तुम सर्किट ब्रेकर नहीं, सर्किट क्रिएटर बन चुके हो। चैप्टर 9, न्यूरोप्लास्टिक प्रैक्टिसेस, वो आदतें जो दिमाग को दोबारा बनाती है। तुम्हारा दिमाग वो नहीं है जो तुम्हें मिला था, बल्कि वो है जिसे तुम रोज बना रहे हो। हर वो चीज जो तुम दोहराते हो, हर वो इमोशन जो तुम अलाउ करते हो, हर वो आदत जो तुम कॉन्शियसली चुनते हो, एक नया न्यूरल पैटर्न बना रही होती है। अब तक तुमने जाना कि पुराने पैटर्न्स कैसे टूटते हैं और नए कैसे बनाए जाते हैं, पर यह सब तब तक अधूरा है जब तक तुम उन प्रैक्टिसेस को नहीं जानते जो तुम्हारे दिमाग को सच में दोबारा गढ़ सकती है। आज का अध्याय वो टूल्स देगा जो तुम्हारे अंदर एक नया तुम बना सकते हैं। सेक्शन 1, मेडिटेशन, साइलेंस से स्ट्रक्चर तक। मेडिटेशन रिवाइज द ब्रेन। ये सिर्फ ध्यान नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग है। एमआरआई स्कैन्स दिखाते हैं कि लगातार ध्यान करने वालों में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग बड़ा होता है। एमिगडाला, फियर एंड इमोशन सेंटर, श्रिंक करता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, सेल्फ क्रिटिकल लूप, कम एक्टिव होता है। कैसे करें? रोज 10-15 मिनट सांस पर ध्यान। सोचना मना नहीं, सोचना ऑब्जर्व करना है। साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज द ग्राउंड ऑन विच न्यू सर्किट्स आर बिल्ट। सेक्शन 2, माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट का सर्किट। माइंडफुलनेस का मतलब है अभी को फुली देखना, बिना जजमेंट के। हर बार जब तुम किसी थॉट, इमोशन एंड या सेंसेशन को ऑब्जर्व करते हो बिना उसमें बहने के, तब तुम ब्रेन के रिएक्टिव सर्किट्स को वीकन करते हो। एग्जाम्पल: तुम गुस्से में हो, माइंडफुलनेस कहती है मैं गुस्से को महसूस कर रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं। यह सटल शिफ्ट रिएक्शन से ऑब्जर्वेशन की ओल्ड वायरिंग को काट कर अवेयरनेस की वायरिंग करता है। अवेयरनेस एक एक्स है जो ऑटोमेटिक नेगेटिव सर्किट्स को काटती है। सेक्शन 3, जर्नलिंग, इनर सर्किट्स को बाहर लाना। जो सोच और भावनाएं अंदर दबी रहती है, वो लूप बन जाती है। जब तुम उन्हें लिखते हो, तब तुम उन्हें ऑब्जर्व कर पाते हो, नाम दे पाते हो और बदल पाते हो। टाइप्स ऑफ जर्नलिंग: रिफ्लेक्टिव, आज मैंने कब खुद को सैबोटाज किया। अफर्मेटिव, आज मैं कौन सा नया थॉट चुन रहा हूं। विजन जर्नलिंग, 3 महीने बाद मैं खुद को कैसा देखता हूं। जर्नलिंग, ब्रेन के अंदर की कोड को सामने लाकर एडिट करना। सेक्शन 4, फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट रिवायर्स द माइंड। रनिंग, योगा, डांस या कोई भी मूवमेंट सिर्फ बॉडी को नहीं बदलता, बल्कि ब्रेन को रीशेप करता है। क्यों? फिजिकल एक्टिविटी, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर,
रिलीज करता है, जो न्यूरॉन्स को ग्रो और रिवायर करने में मदद करता है। ये डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन और स्टेबिलिटी देता है। मूवमेंट स्ट्रेस हार्मोन्स को बर्न करता है, जो नेगेटिव सर्किट्स को फीड करते हैं। बॉडी को मूव करो ताकि ब्रेन मूव करना सीखे। सेक्शन 5, ग्रेटिट्यूड, सर्किट ऑफ सेफ्टी और सफिशिएंसी। ग्रेटिट्यूड सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं है, ये परसेप्शन का रिवायरिंग है। जब तुम किसी चीज के लिए जेन्युइनली थैंकफुल फील करते हो, तो ब्रेन को यह सिग्नल जाता है कि हम सेफ है, हमें जो चाहिए वो मिल रहा है। ये सीधे डोपामीन पाथवेज को एक्टिवेट करता है, जिससे नेगेटिविटी सर्किट्स कमजोर होते हैं। डेली प्रैक्टिस, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो, और हर एक को महसूस करो जैसे वो अभी हो रहा हो। ग्रेटिट्यूड, सेफ्टी सर्किट क्रिएशन और सेफ्टी एड और ग्रोथ की अनुमति। सेक्शन 6, कोल्ड शावर्स और फिजिकल डिस्कम्फर्ट, सर्किट ऑफ रेजिलियंस। जब तुम कंट्रोल डिस्कम्फर्ट फेस करते हो, जैसे कोल्ड शावर, फास्टिंग या अर्ली राइजिंग, तब ब्रेन सीखता है हम डिस्कम्फर्ट में भी सेफ हैं। यह मैसेज सर्वाइवल ब्रेन को काल्म करता है, फाइट फ्लाइट को डीएक्टिवेट करता है और एक नया पैटर्न बनाता है, रेजिलियंस और सेल्फ ट्रस्ट। डिस्कम्फर्ट को चुनना, आओ ब्रेन को सिखाना कि पेन से डरना नहीं, चलना है। सेक्शन 7, डिजिटल डिटॉक्स, डोपामीन रिकैलिब्रेशन। तुम्हारा ब्रेन हर बार नोटिफिकेशन, स्क्रोल या इंस्टेंट वीडियो पर डोपामीन रिलीज करता है। ओवर टाइम यह बेसलाइन डोपामीन को गिरा देता है। अब नॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता और तुम्हें कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेशन चाहिए। यह सर्किट तुम्हें फोकस, पेशेंस और डेप्थ से दूर ले जाता है। प्रैक्टिस, डेली 1 hour नो स्क्रीन टाइम, वीकली 1 day partial detox, नो फोन जोन फॉर मॉर्निंग्स एंड स्लीप टाइम। साइलेंस और बोर्डम में ब्रेन्स को क्रिएटिविटी और इंसाइट के सर्किट्स एक्टिवेट करता है। सेक्शन 8, डीप स्लीप रेस्टोरेशन सर्किट। स्लीप कोई लग्जरी नहीं, ये ब्रेन का रिपेयर मोड है। स्लीप में हिपोकैम्पस मेमोरी को सॉर्ट करता है, इमोशंस को रीसेट करता है और डैमेज न्यूरॉन्स को क्लीन करता है। लैक ऑफ स्लीप, न्यूरोप्लास्टिसिटी का शत्रु। टिप्स, फिक्स स्लीप वेक टाइमिंग, नो स्क्रीन 1 hour बिफोर स्लीप, डार्कनेस, मेलाटोनिन, क्वार्क्स रिपेयर। स्लीप में ब्रेन वो करता है जो तुम जागते हुए नहीं कर सकते। सेक्शन 9, नोवेल्टी सीकिंग, सर्किट एक्सपेंशन। जब तुम कुछ नया करते हो, नई भाषा, नई जगह, नया तरीका, तब ब्रेन के डॉर्मेंट सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं। नोवेल्टी मतलब ब्रेन को नया मैप बनाना पड़े। प्रैक्टिस, हफ्ते में एक नया एक्सपीरियंस, कंफर्ट जोन से स्टेप बाहर, नई किताबें, नई कला, नए कॉन्वर्जेशंस। नोवेल्टी इज केओस, पर उसी केओस में ग्रोथ छिपी होती है। सेक्शन 10, पर्पसफुल प्रैक्टिस, आइडेंटिटी सर्किट बनाना। सर्किट तभी मजबूत होता है जब बिहेवियर कंसिस्टेंट हो और आइडेंटिटी से जुड़ जाए। तुम जो बार बार करते हो वही तुम बनते हो। प्रैक्टिस, हर हैबिट को एक आइडेंटिटी से जोड़ो। मैं जर्नलिंग करता हूं, मैं सेल्फ अवेयर हूं, मैं मूवमेंट करता हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अनकंफर्टेबल चुनता हूं, मैं रेजिलिएंट हूं। प्रैक्टिस से पैटर्न बनता है, पैटर्न से पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी से जीवन। निष्कर्ष, आदतें तुम्हारी चेतना की संरचना बनाती है। तुम जो सोचते हो वो उतना प्रभावशाली नहीं है जितना वो जो तुम रोज करते हो। तुम अपने दिमाग को रोज जिन आदतों से खिलाते हो वो तुम्हारे अंदर के सर्किट्स बनाते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम उन आदतों को चुनोगे जो तुम्हें उसी पुराने लूप में फंसा कर रखे, या वो जो तुम्हें आजाद करे। हर दिन, हर आदत या तो तुम्हें खोदती है या तुम्हें गढ़ती है। अब समय है गढ़ने का। चैप्टर 10, निष्कर्ष, अब दिमाग तुम्हारा औजार है, मालिक नहीं। शेखुन ईशा, शायद अब तक तुम सोचते थे कि तुम अपने दिमाग के अंदर रहते हो, पर हकीकत यह है तुम उसके कब्जे में थे। उसने तुम्हें बताया कि तुम कौन हो, किससे डरना है, किससे बचना है, कहां तक जाना है और कहां रुक जाना है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा भविष्य, सब उसी ने तय किया। और तुम बस सोचते रहे कि तुम सोच रहे हो। पर अब तुमने इस भ्रम की दीवार तोड़ दी है। सेक्शन 1, तुम्हारी यात्रा, जहां से तुम निकले थे,
तुमने शुरुआत की थी एक साधारण सवाल से, क्या मैं अपने सोचने के तरीके को बदल सकता हूं? तुमने माना था कि जो भी तुम सोचते हो वही सच है। तुम्हारे डर, शर्म, घृणा, हीनता, सबको तुमने अपना मैं मान लिया था। पर आज तुम जान चुके हो कि सोचने का तरीका बदले बिना जिंदगी नहीं बदलती। सेक्शन 2, तुमने क्या सीखा और क्या तोड़ा? तुमने सीखा कि तुम्हारा दिमाग एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक लगातार बदलता हुआ सीखने वाला उपकरण है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। तुमने समझा कि पुराने पैटर्न्स कैसे बनते हैं और कैसे वो धीरे धीरे तुम्हारा असली स्वरूप चुरा लेते हैं। तुमने देखा कि नेगेटिव सर्किट्स कैसे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं और कैसे ट्रॉमा, शेम और कंडीशनिंग्स तुम्हें अंदर से डिफाइन करने लगते हैं। फिर तुमने सीखा उन सर्किट्स को तोड़ना कैसे है, ब्रेक करना, पोज करना, रिप्लेस करना, और फिर तुमने खुद को फिर से बनाना शुरू किया, सर्किट क्रिएटर की तरह। अब तुम जान चुके हो कि दिमाग एक मशीन है जो उसे दिए गए इनपुट पर काम करता है। तुमने उसे नया इनपुट देना शुरू किया है। सेक्शन 3, दिमाग तुम्हारा औजार है, मालिक नहीं। बहुत समय तक तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ऊपर हुकूमत करता रहा। उसने पेन से बचने के लिए सेफ्टी को ओवर प्रायोरिटाइज किया। उसने अननोन को खतरा माना, ग्रोथ को ट्रॉमा का दोहराव, और तुम कंफर्ट को पहचान समझने लगे। पर अब तुम्हें एहसास हुआ है कि दिमाग कोई मास्टर नहीं, बल्कि एक प्रोग्रामेबल सिस्टम है। दिमाग को सिखाया जा सकता है कैसे सोचना है, कैसे देखना है और कैसे जीना है। अब तुम तय करते हो कि तुम कौन हो। सेक्शन 4, आज का सोच, कल की चेतना। अब तुम ये मान चुके हो कि तुम्हारी सोच तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम ऑब्जर्वर हो, तुम चूजर हो, तुम क्रिएटर हो। हर बार जब तुम पॉज लेते हो, तुम पुराने पैटर्न से आजाद हो जाते हो। हर बार जब तुम एक नया थॉट चुनते हो, तुम एक नया ब्रेन सर्किट बनाते हो, और हर बार जब तुम उसे दोहराते हो, वो थॉट अब तुम्हारा बन जाता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। सेक्शन 5, फ्यूचर यू, जिसे अब तुम गढ़ सकते हो। अब सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूं, अब सवाल ये है मैं कौन बनना चाहता हूं। तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट है, मेडिटेशन से अवेयरनेस, जर्नलिंग से रिफ्लेक्शन, माइंडफुलनेस से क्लैरिटी, मूवमेंट से एम्बॉडीमेंट, ग्रैटिट्यूड से रिवायरिंग, और पर्पसफुल प्रैक्टिस से आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हारे अंदर अब वह स्किल है जिससे तुम हर लूप तोड़ सकते हो, हर ट्रॉमा रीराइट कर सकते हो, हर आइडेंटिटी रीडिजाइन कर सकते हो। सेक्शन 6, साइकोलॉजिकल रिवर्सल। जब तुम लौट कर देखोगे, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम कहोगे, मैं वो नहीं हूं जो डर कर डिसीजंस लेता था। मैं वो नहीं हूं जो खुद को सैबोटेज करता था। मैं वो नहीं हूं जो गिल्ट से कंट्रोल होता था। तुम कहोगे, अब मैं जानता हूं, मेरे सोचने का तरीका मेरा सबसे बड़ा हथियार है। सेक्शन 7, सर्किट फाइनलाइजेशन। नाउ डिफॉल्ट इज बाय डिजाइन। अब जो पैटर्न तुमने बनाया है, वो सिर्फ प्रैक्टिस का फल नहीं, बल्कि तुम्हारे बिलीफ का प्रतिरूप है। तुम्हारा डिफॉल्ट अब डिजाइन से बना है, ना कि डिफीट से। तुम रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स हो। तुम पास्ट नहीं, प्रेजेंट हो। तुम कंडीशन नहीं, कॉन्शियस हो। अब दिमाग तुम्हारा है, अब वो तुम्हारी चेतना का सेवक है, और तुम्हारी चेतना वो सोर्स है जहां से सब कुछ बदला जा सकता है। सेक्शन 8, अंतिम संदेश। अगर सोच बदली तो सब कुछ बदल सकता है। अब अगर कोई तुमसे पूछे, क्या इंसान वाकई बदल सकता है, तो तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैं गवाही हूं इस बदलाव की। तुम कहोगे, मैं अब वो नहीं जो पहले था, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को अपना औजार बना लिया है। तुम्हारा सोचने का तरीका ही तुम्हारा जीवन बनाता है। अगर सोच बदली तो सब कुछ बदल सकता है।